नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। 2024 का शंखनाद जारी है। सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी का विजय रथ 2014 से लगातार जारी है। 2024 की जंग में हुंकार भरने के लिए तमाम दलों के नेता तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। फिर बात चाहे महागठबंधन की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, सबके अपने अपने दावे और सबके अपने अपने नेता हैं। हालांकि महागठबंधन में भी इसकी सुगबुगाहट साफ दिख रही है। बीजेपी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 24 का रण जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं महागठबंधन नीतीश कुमार के रेस में होने का दावा करता दिख रहा है। जेडीयू जहां मान रही है कि नीतीश कुमार ही मोदी को 24 के चुनाव में टक्कर दे सकते हैं, जबकि नीतीश कुमार ने कहा कि वो प्रधानमंत्री पद की रेस से खुद को बाहर रखते हैं। वहीं कांग्रेस ये साफ कर चुकी है कि 24 में राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा होंगे। लेकिन इन सब के बीच पटना में लगा एक पोस्टर महागठबंधन की मंशा पर सवाल उठा रहा है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार को पीएम मोदी को हराने वाला दिखाया गया है। आरजेडी के एक नेता ने यह भी कहा कि 2024 में मोदी के खिलाफ महागठबंधन का चेहरा एक मत से नीतीश कुमार ही होंगे। इस पोस्टर में, जरा इस पोस्टर को आप देखिए। इस पोस्टर में राम, रावण, कृष्ण, कंस और अब नीतीश और मोदी की लड़ाई बताई गई है। हालांकि आरजेडी आधिकारिक तौर पर इस पोस्टर से खुद को अलग कर रही है। हालांकि इन दिनों राजनीति में अपशब्दों के तीर भी खूब देखने को मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी को रावण तक कह दिया था। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या 2024 के रण में राम वर्सेस रावण होगा? क्या मोदी के अपमान से 2024 में विपक्षी दलों को लाभ मिलेगा? चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी को जितना जलील और अपमानित करेंगे उतने ही ज्यादा वो मजबूत बनेंगे। 2024 की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में तय है कि क्या निर्णय होगा। कि ये पोस्टर किसने लगाया नहीं लगाया हम नहीं जानते। ये राष्ट्रीय जनता दल का, हमारी पार्टी का अधिकृत पोस्टर नहीं है। ये बोलने वाला कोई भी हो, लेकिन बुलवाने वाला तो नामदार ही होता है। ये कंस और रावण ये सब आरजेडी में और जेडीयू में है। भारतीय जनता पार्टी ये राम के मानने वाले लोग हैं। जो राजनीतिक लड़ाई है 2024 के लिए जो तैयारी है, आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं। सभी विपक्षी पार्टी बैठेंगे, सहमत होंगे तो देश का नेतृत्व करेंगे। आप देख रहे हैं 2024 प्रधानमंत्री का कि 2034 तक कोई वैकेंसी नहीं है। जो रामायण में विश्वास न करे, अपने को राम कहे, इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा? ये तो रावण के पथ पर बढ़ चुके हैं। और आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। सवाल यही कि 24 में एक तरफ तो मुकाबला एकदम स्पष्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका नाम, उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी तरफ से कौन कौन होगा? नीतीश कुमार इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि इसको लेकर कोई एक राय बने। कई नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई इस सिलसिले में, लेकिन सवाल यह कि वो चेहरा क्या तय हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह की स्ट्रेटजी आरजेडी की तरफ से अपनाई जा रही है, पोस्टर लगा है और जिस नेता के जरिए यह पोस्टर लगाया गया है उनका पद भी महासचिव का है, और उन्होंने जो पोस्टर लगाया उसमें राम वर्सेस रावण, कृष्ण वर्सेस कंस और फिर नीतीश वर्सेस नरेंद्र। उनका दावा यह है कि कोई जब दम्भी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, तो उसके समान नाम वाला ही उसको हरा सकता है। तर्क बड़ा दिलचस्प है।
और इसके पीछे की सियासत और ज्यादा दिलचस्प। हमारे साथ इस चर्चा में कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी जुड़े हुए। स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले मैं तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूं। जो पोस्टर हम दिखा रहे हैं, जो पोस्टर संभवतः आपने देखा होगा, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है सुशील जी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल से इससे ज्यादा अपेक्षा क्या की जा सकती है। लेकिन सवाल तो ये है कि जिसको राम बता रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल तो राम विरोधी है। ये रामचरितमानस को नफरत पैदा करने वाला ग्रंथ बता रहे हैं। राम का मंदिर जहां बन रहा है उसको करें कि नफरत की भूमि है। तो जिस नीतीश कुमार को राम के रूप में आप दिखा रहे हैं, उसको तो आप कह रहे हैं कि वो नफरत पैदा करने वाले लोग हैं। ये रामचरितमानस क्या है? ये भगवान राम के जीवन चरित्र का, उनकी जीवन लीला का ही दिग्दर्शन होता है रामचरितमानस में। तो जो लोग राम के विरोधी हैं, रामचरितमानस के विरोधी हैं, रामायण के विरोधी हैं, इसका मतलब है कि ये लोग तो रावण और कंस के समर्थक लोग हैं ना। ये पूरा राष्ट्रीय जनता दल का जो कुनबा है, इनको तो न कोई धर्म से मतलब है, न इनको किसी कला संस्कृति किसी और। ये तो लाठी पिलाकर, लाठी पिलावन, तेल चलावन वाले लोग हैं। इनको जब राज करने का मौका मिला 15 साल, तो लाठी में तेल पिलाकर गरीबों को मारते रहे, पीटते रहे। तो इसलिए इन लोगों को रामायण और बाकी से क्या मतलब। और इनके मंत्री ने जो बयान दिया है, चंद्रशेखर ने, तो पहले पोस्टर लगाने के पहले राजद ये तो बताए कि वो राम विरोधी है। तो फिर आप तो नीतीश कुमार के विरोधी हो गए ना। आपने राम के रूप में उनको दिखलाया है। जी जी। लेकिन सुशील जी, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री तो ये कहते आए हैं कि जब जब उनको विरोधी गाली देते हैं तो इससे उनकी ताकत बढ़ती है। आप क्या कहेंगे इस पे? और देखिए, इस तरह के घटिया पोस्टर वगैरह लगाने से राजनीति नहीं होती है। राजनीति जनता करती है। और नरेंद्र मोदी को जितना जलील और अपमानित करेंगे, नरेंद्र मोदी उतना ही गरीबों में, दलितों में, पिछड़े में उतने ही ज्यादा वो मजबूत बनेंगे। तो इसलिए अगर राष्ट्रीय जनता दल इस प्रकार के घटिया पोस्टर लगाता है, तो उनकी घटिया मानसिकता को ये दर्शाता है। जी, लेकिन इसके साथ साथ सवाल यह है कि जिस तरह से ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जैसे रामचरितमानस का आपने जिक्र किया, मेरा सवाल यह है कि क्या ये मुद्दे जानबूझकर उठाए जा रहे हैं ताकि अगड़े की, पिछड़े की, ऊंच नीच की राजनीति को एक बार फिर से बल मिले? देखिए, किन मुद्दों पर लड़ेगी उसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन आज राष्ट्रीय जनता दल का लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है। तो यही नरेंद्र मोदी और बीजेपी है जिसने नेस्तनाबूद कर दिया। और 39 सीट हम जीत गए, 1 सीट केवल किशनगंज की कांग्रेस जीत पाई। तो जिस राष्ट्रीय जनता दल का लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है, वो दम भर रहा है कि वो बीजेपी को हरा देगी, बीजेपी को। तो इसलिए देखिए, इनको तो नीतीश जी ने जिंदा कर दिया था, नहीं तो हम लोगों ने इनको तो 22 पर पहुंचा दिया था। 2010 में कल बिहार में 22 विधानसभा की सीट जीत पाए थे। तो इसलिए देखिए, बिहार में कोई मुकाबला नहीं है। बिहार में जो दलित, अति पिछड़ा समाज है, जो गरीब समाज है, वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। और ये जो जगताओं का बयान आ रहा है कि कमंडल के सामने मंडल झुकेगा नहीं, तो जगताओं जमाना चला गया। अब मंडल कमंडल दोनों हमारे साथ है। अब मंडल कमंडल के बीच लड़ाई कहाँ है? अब तो मंडल भी हमारे साथ है, कमंडल भी हमारे साथ है। अगर मंडल कमंडल साथ नहीं होता तो 303 सीट हम कैसे जीतते हम? उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ों का जो इतनी बड़ी मात्रा में वोट मिला, वो इसलिए मिला कि अब मंडल कमंडल दोनों हमारे साथ है। अब इनको ये दिक्कत है कि मंडल क्यों चला गया बीजेपी के साथ, बीजेपी क्यों जातीय गणना का समर्थन कर रही है। इनको तो परेशानी ये है कि हम भी जो है पिछड़ों की बात करते हैं। इनको लगता था कि हम केवल एक वर्ग विशेष की बात करें। तो देखिए, 2024 की जो लड़ाई है जी, उस लड़ाई में तय है कि क्या निर्णय होगा, ये सारे लोग जानते हैं। और फिर से पहले से ज्यादा दावा कर सकते हैं, दावा वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो पोस्टर लगा, क्या आप लोग इस पर अपना कोई विरोध दर्ज कराने वाले हैं? नहीं, फायदा उठाने का हमको क्या करना उठाकर। हम थोड़ी इस मुद्दे पर कुछ चुनाव लड़ेंगे। हम तो गरीब लोगों की मदद करने के मुद्दे पर, देश की एकता, राष्ट्रवाद,
इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। अब थोड़ी पोस्टर लगाया और क्या नहीं लगाया उस पर कोई थोड़ी चुनाव होगा। हम लोगों ने जो काम किया 10 साल, उन काम के आधार पर जनता से वोट मांगने जाएंगे। जो भारत का सम्मान देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी ने जो बढ़ाया है, उसके नाम पर लोगों से वोट मांगने जाएंगे। गरीबों को जो 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है, उसको लेकर वोट मांगने जाएंगे। थोड़ी ये पोस्टर वगैरह पर हम कोई जाएंगे चुनाव में वोट मांगने के लिए। लेकिन एक चीज आप बताइए, ठीक है पोस्टर पे चुनाव होते भी नहीं है और वोट भी नहीं मिलते, लेकिन नीतीश कुमार जी तो कह चुके हैं कि वो पीएम की रेस से बाहर है। आरजेडी एक तरह से उनको परोक्ष रूप से 2024 के लिए प्रेजेंट कर रही है। दोनों के बीच कोई डील दिखती है क्या आपको? डील यही कि दोनों दलों का विलय हो जाएगा, जनता दल यूं समाप्त हो जाएगी, नीतीश कुमार नए दल के नेता बनेंगे, यही इनका डील है। और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश जी को और केंद्र की राजनीति में जाना पड़ेगा, यही इनकी डील है। अब नीतीश जी इसका जितना लंबा खींचे फिर धोखा दे, वो एक अलग बात है। डील यही है। और इसलिए सुधाकर सिंह के बयान के बाद भी आज 12-13 दिन हो गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, नोटिस भी नहीं दी गई। तो नीतीश कुमार को जितना गाली दे सकते हो गाली दो, और ताकि क्योंकि वो गद्दी नहीं छोड़ रहे हैं तो कि फिर धोखा दे रहे हैं। तो डील तो यही है। ठीक है, लेकिन देखिए अब आगे क्या होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात विस्तार से रखने के लिए। कई और खास मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे कराएं। सैयद जफर इस्लाम साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं जेडीयू के। सुमन कुमार मलिक साहब हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। प्रदीप कौशल जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और कुंतन कृष्ण हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। लेकिन एक सवाल जो मैं मलिक साहब आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको सही में लगता है कि रावण की जो तुलना हो रही है वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के परिप्रेक्ष्य में भी सही है? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। राम और रावण, राम हमारे जीवन का जहां तक सकारात्मक पक्ष है, रावण हमारे जीवन के नकारात्मक पक्ष के रूप में देखे जाते हैं। और आज की जो राजनीति है देश में, इसी दो पहलू के बीच में चल रही है। नरेंद्र मोदी जी को हम लोग नकारात्मक रूप से देखते हैं। जिस तरीके से भाजपा और नरेंद्र मोदी जी ने देश में राजनीतिक वातावरण कायम किया है, वो नकारात्मक छवि पेश करता है। और तो रावण जो है, आप लोग मान रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी रावण की तरह है? हाँ, वो निगेटिव है, रावण नहीं निगेटिव है। वो सत्ता नहीं, दिमाग स्वप्न दिखलाकर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। नहीं, एक मेरी बात आप सुन लीजिए। जब पोस्टर भी क्या है, पोस्टर पर हमने जो लिखा है राम और रावण, राम सकारात्मक पक्ष है हमारे जीवन का और रावण नकारात्मक पक्ष है। आज कोई राम नहीं है, आज कोई रावण नहीं है, दोनों का चरित्र हमारे समाज के सामने में है। नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से आए थे देश में, 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जो करुआ तेल है, जो सरसों तेल है 70 रुपया, वो 50 रुपए कर देंगे, 200 रुपया चले गए। पेट्रोल है 70 रुपया, वो 125 रुपया चला गया। आप लोगों को बरगला के सत्ता में आए हैं। नहीं, एक बात बताइए, यही आरोप तो आप नीतीश कुमार के ऊपर लगाते थे, यही आरोप तो आप नीतीश कुमार के ऊपर लगाते थे। फिर उनसे सत्ता की डील हुई तो आप लोगों ने डिप्टी सीएम का पद ले लिया और सरकार में आ गए। मुझे बताइए, एक मिनट रुक जाइए। यही तो आरोप लगाते थे कि नीतीश कुमार बिहार को चाट गए हैं, नीतीश कुमार बिहार को खा गए हैं। पूरा चुनाव इसी पे लड़ा पिछला तेजस्वी यादव ने। नीतीश कुमार ने कोई रोजगार नहीं दिया और आपकी डील हुई तो कर लिया। पत्रकार हैं, आप अपनी अंतरात्मा से देखिए ना। मैं अंतरात्मा से देख के पूछ रहा हूं, आप लोगों के बयान आपको कोट करके कहिए, सुना दो। आज वही है, मैं तो पूछ रहा हूं आप ही लोगों से, आप लोगों के बयान, आप आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में बैठते रहे और क्या कहा गया नीतीश कुमार के विषय में, वो किसी से छुपा थोड़ी है। सब कुछ टेलीविजन पे है, यूट्यूब पे है, अवेलेबल है। दोबारा सुन लीजिए, रिवाइंड करके। काल जो है बदलता है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, बदलता है। कल जो बिहार था और आज का बिहार है, उसी संदर्भ में हम बात नहीं कर सकते हैं। तो फिर विकास के मामले में बिहार बहुत आगे है। आज के संदर्भ में लोगों की छवि बनती है। जो नरेंद्र मोदी ने अपनी बिहार जो है विकास के रास्ते में बहुत आगे है, बिगड़ती है। और ये बिना आरजेडी के सत्ता में रहे हैं। मैं आपकी बात को कबूल करता हूं, लेकिन दूसरी सच्चाई यह भी है, आरजेडी इसके बीच में सत्ता में नहीं रही। मैं तो हमेशा कहता हूं
मैं हमेशा कहता हूं तो ठीक है, आप क्रेडिट दीजिए विकास पुरुष नीतीश कुमार को, उनके पास इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, चिंतन है। मैं आता हूं जफर इस्लाम। और लेकिन क्या ये राम रावण की राजनीति नकारात्मक और सकारात्मक दिखाने के लिए क्या ये बीजेपी को स्वीकार्य है? जफर साहब, देखिए, इस तरह की जो पोस्टरबाजी हो रही है वो वही कर सकता है जिसको वाकई जनता जो है नापसंद करती है। और पूरे बिहार में आज जाके देख लीजिए, चाहे जनता दल के यू के या फिर आरजेडी के प्रवक्ता क्या कहते हैं, उसको एक बार छोड़ दीजिए, वो जाहिर है टॉम टॉम करेंगे वो अपने पार्टी के मुखिया के बारे में और नीतीश कुमार के बारे में, लेकिन जमीन में हालात जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल बदल गए हैं। और वो हालात ऐसे बदले हैं कि जनता दल यू समाप्त हो जाएगी, आरजेडी में विलय हो जाएगा, और मुख्यमंत्री जो आज बने हैं उनका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। जो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का वो खत्म हो जाएगा, और वहां जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी, और वहां पर से जो 2024 का इलेक्शन होगा उसमें प्रचंड बहुमत से जैसे हम पिछले बार जीते थे उसी तरह के जीतेंगे। इसलिए जनता समझ चुकी है कि ये इनकी जो राजनीतिक चाल है वो सिर्फ इस बात को दो चीजें दिखाती है, एक बौखलाहट और दूसरा जो उनकी अपनी कमजोरी। तो जाहिर है आज बिहार में कमजोर दिखते हैं जनता दल यू के मुखिया जो है, थोड़े दिन में वो खत्म हो जाएंगे मुखिया, लेकिन जो आज मुखिया हैं वो बिहार में बहुत कमजोर दिखते हैं। जो लोगों का जो उनके प्रति जो अनुमान लगा रहे हैं, जो प्यार मोहब्बत जफर इस्लाम साहब आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसका कोई आधार है? क्योंकि जेडीयू भी मजबूती के साथ आपके साथ रही, कंधे से कंधा मिला के आप लोगों ने भी लड़ा, आप कह रहे हैं संगठन खत्म हो जाएगा। देखिए जेडीयू जब थी हमारे साथ तो जेडीयू को ताकत देने का काम हमने किया, सीटें ज्यादा दी, जो उनकी जो भी चाहत थी उसको पूरा किया, और उनकी औकात से ज्यादा और उनकी जितनी हैसियत से ज्यादा हमने उनको जो है ताकत देने की कोशिश किया। आज वो आरजेडी उनकी हैसियत पे ला के खड़ा कर दिया है। नहीं तो आप देखिए वो इस एहसान के पीछे आपके भी तो फायदे रहे ना सर, दिन में सिमट जाएंगे। नहीं, इस एहसान के पीछे जो आप गिना रहे हैं देखिए, इसके पीछे आपके भी तो निहितार्थ कुछ छुपे होंगे। जवाब देता हूं जी, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूं और डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि हम जब भी कोई भी हमारा जब भी अगर किसी पार्टी के साथ अलायंस हुआ है तो हमने जो कोलिशन धर्मा पूरा निभाया है, जरूरत से ज्यादा निभाया है, हमें भी थोड़ा फायदा हुआ। लेकिन हम जब अगर कमजोर भी हो गए, नीतीश कुमार जी को हमने कहा था कि हम आपसे नहीं करना चाहते, हम आपके साथ अलायंस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो हाथ जोड़कर खड़े रहे हमारे पार्टी लीडर की शेप। राजीव रंजन जी हमारे साथ है। राजीव रंजन साहब, हम लोग चुके वो ठीक है, राजीव रंजन साहब राष्ट्रीय महासचिव हैं जेडीयू के। एक तरफ आरजेडी कह रही है कि आप बिल्कुल जफर इस्लाम साहब, मैं आता हूं आपके पास वापस लौट के, लेकिन राजीव रंजन जी, एक तरफ आरजेडी ये कहने की कोशिश कर रही है कि इसमें बुराई क्या है, ठीक दिखा रहे हैं पोस्टर में, दूसरी तरफ बीजेपी का यह कहना है कि ये तो जेडीयू की समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ रथ है, ये विजय की ओर जाता हुआ रथ नहीं दिखता है। देखिए, सबसे पहले पोस्टर पर आरजेडी की प्रतिक्रिया के बाद मैं नहीं समझता हूं कि कुछ भी कहना अब कोई आवश्यक होगा। उन्होंने पहले तो ये भी कह दिया कि ये पोस्टर आधिकारिक पोस्टर नहीं है, और पोस्टर के नहीं, वो तो प्रवक्ता बैठे भाव को लेकर के उन्होंने ये तो नकारात्मक सकारात्मक दिखाने का तरीका है, कहां खारिज कर रहे हैं? बैठे तो हैं सुमन कुमार मलिक साहब। नहीं, इन्होंने ये कहा कि हमारा आधिकारिक पोस्टर नहीं है, लेकिन अगर नकारात्मकता और सकारात्मकता को लेकर के उन्होंने अपनी बातें रखी हैं तो आरजेडी ने अपना पक्ष रख दिया है। लेकिन मैं अभी जफर इस्लाम साहब की बात सुन रहा था और मुझे लगता है कि दम्भ और अहंकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शैली बनती जा रही है, और कभी कांग्रेस के नेताओं को भी यही अहंकार होता था कि उनका सूर्य कभी नहीं डूबेगा। लेकिन समय बदलता है और परिस्थितियां बदलने वाली हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को, बड़े नेताओं को तो एहसास है कि अगर बिहार में 40 सीटें, जिसमें 39 सीटें उन्हें मिली थी, यहां पिछले लोकसभा चुनाव में इनके पास 23% वोट थे और इनके सारे साथी दूसरे पाले में हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ये मान लें कि इनके साथ रामविलास पासवान जी के उत्तराधिकार को लेकर के द्वंद्व में पड़ी दो जो पार्टियां हैं,
उनको जोड़ भी दे तो ये 25-26%, 27% का वोट शेयर है और 3/4 वोट शेयर हम लोगों के पास है। तो फिर इनका आता पता नहीं होगा और 2015 में इन्हें पता चल चुका है। लेकिन राजनीति में क्या नहीं थे, क्या आप तो तजुर्बेकार नेता हैं, राजनीति में 2 और 2 4 ही आप जोड़ते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन बने, आपने देखा बगल के स्टेट में क्या हाल हुआ 2017 में, फिर 22 में, उससे पहले 19 का लोकसभा चुनाव। तो ये तो गठबंधन बनते रहते हैं। मैंने तो इसीलिए आपको लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या वो गणित काम करता है, मैंने आपको या लहर काम करती है? मैं वही आपको कहना चाहता हूं, लहर तो इस देश में महंगाई के खिलाफ है, लहर बेरोजगारी के खिलाफ है, धार्मिक असहिष्णुता, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने के खिलाफ है। आज अगर इस चुनाव को लेकर के कोई उम्मीद पाल रही है भारतीय जनता पार्टी, तो हिमाचल एमसीडी के चुनाव और देश के अलग अलग राज्यों में जो उपचुनाव हैं उनके नतीजे अगर है तो उन्हें बड़े संकेतक के तौर पर उन्हें पढ़ना चाहिए, पहली बात। और जहां तक बिहार का सवाल है, 2015 में इनके साथ 3 पार्टियां ऐसी थी जो वो भी आज इनके साथ नहीं, उनके साथ रहने के बाद भी इन्हें केवल 53 सीटें मिली थी बिहार में। इसलिए बहुत स्पष्ट है कि 303 से 272 के नीचे जाने का जो फासला है उसको तय करने का काम अकेले बिहार जैसा प्रांत कर पाएगा। और बंगाल में विधानसभा में उनकी सीटें घट गई, तो विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें बाद के चुनाव में घटी है तो ताजा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का वहां भी बहुत उम्मीद पैदा करने वाला नहीं है। और पूरे देश में जहां भी वो हैं सैचुरेशन पॉइंट पर है। उनके गठबंधन में अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर के ठीक है, लेकिन एक बड़ा अलायंस था, ठीक है, उस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कोई साथी उनके साथ नहीं बचा है। कुंतल कृष्ण अकेले अपने बल पर विविधताओं के इस देश ठीक है, मैं कुंतल कृष्ण जी को चर्चा में ला रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। उसके बजाय मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। जी पर्याप्त, मेरे ख्याल है कि आपने पर्याप्त बात की। मुझे दे दीजिए राम मोहन जी, इतने सहिष्णु बनिए। नहीं, मैं दे रहा हूं, बाकी मेहमानों के लिए मुझे सहिष्णु बनना पड़ेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में नहीं है वहां नहीं है, और जहां है वहां चरम पर है, और चरम पर बने रहना इनके लिए बड़ी चुनौती है। और इसीलिए ठीक है, इस सरकार का पतन अवश्यंभावी है। ठीक है, इस आधार पर आप कह सकते हैं कि वो चरम पर हैं, और चरम पर जो भी जाता है स्वाभाविक है कभी ना कभी नीचे आता है, इस उम्मीद पर कायम है। लेकिन मेरा सवाल कुंतल कृष्ण साहब ये है कि बिहार में जैसे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव साथ आए तो सीटों की संख्या इतनी हो गई कि वो सरकार अच्छी तरह से चला ले। लेकिन एक नेता मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, अगर आपको एक मजबूत प्रतिद्वंदी को हराना है, लेकिन वो कंडीशन बन नहीं रही। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, बिहार में पोस्टर लगी गया है कि नीतीश कुमार हैं, उत्तर प्रदेश में मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, सबके अपने दावे हैं, अपने प्रयास हैं। क्या अगर जब तक एक कोई नाम तय नहीं होगा, क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हराना मुमकिन है? राममोहन जी, एक बात मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर पे कह देता हूं, बिहार में भी जो 2 बड़े दल हैं, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने तो अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में ये बात कह दी थी कि साहब कांग्रेस के बगैर विपक्ष संभव नहीं। कांग्रेस एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसके नीचे सारे विपक्ष को आना पड़ेगा। दूसरी बात, बारंबार इस बात की चर्चा होती है कि साहब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं। नीतीश कुमार जी ने खुद कितने ही मंचों से ये बात स्पष्ट कर दी कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, एकदम बड़े स्पष्ट शब्दों में। देखिए, आज जो हालात हैं इस देश में, वहां सिर्फ और सिर्फ 2 राजनीतिक धाराएं हैं राममोहन साहब जी, एक हमारी, एक उनकी। इस मुल्क में है आवाजें 2। अब तुम पे है, तुम किसकी सुनो किसकी चुनो। सिर्फ और सिर्फ 2 विचारधाराएं हैं, और इस बात को मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे सारे हमारे राजनीतिक साथी इस बात को समझ रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और यहाँ पूरे देश में हर एक ब्लॉक में, हर एक गांव में, अब आप जिस बात को आप कह रहे हैं कि 2 विचारधाराएं हैं, लेकिन एक विचारधारा वो भी कहती है कि हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ नफरती ग्रंथ है, और उन मंत्री जी के खिलाफ
कोई आवाज पार्टी के अंदर नहीं उठती है। तो विचारधारा अगर यही है, आया है राम मोहन जी, चूंकि आपने इस बात को उठाया है तो मैं इस बात पे भी अपना और अपनी पार्टी का मत बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। इस वक्त जब कांग्रेस और कांग्रेस के युवा नेता पूरे देश को एक करने में लगे हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम बड़े स्पष्ट रूप से अपने सहयोगियों से ये उम्मीद करते हैं कि वो ऐसी कोई भी बात मत करें जो किसी भी धर्म, संप्रदाय, पंथ के दिल को चुभे। कोई भी बात ऐसी मत करें। और अपने नेता को नहीं कहेंगे कि पुजारियों में और तपस्वियों में भेद ना करें। राममोहन जी, एक अंतिम मैं अपनी बात रख रहा हूं इस विषय पे जो आपने उठाया है। और जहां तक बात रही इस बयान की, तो कांग्रेस पार्टी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इस बात को इंश्योर करें कि इस तरह की कोई भी घटना या कोई भी बयान नहीं आए जिससे किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे, और इस तरह की बात दोबारा ना हो। इस पे हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है। नहीं, वही मैंने कहा कि राहुल गांधी जी तक ये संदेश पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, कि कौरव पांडवों की तुलना में कौन से तर्क प्रस्तुत करने हैं, तपस्वी पुजारी के बीच में भेद नहीं करना है, ये सामान्य चीजें हैं। इनका ख्याल तो बड़े अम्ब्रेला को भी रखना पड़ेगा कि नहीं? फिर से सवाल पूछे शर्मा जी, मैं आपकी बात मैंने कहा कि तपस्वी पुजारी में भेद करना है कि नहीं करना है, ये बड़े अम्ब्रेला को भी ख्याल रखना पड़ेगा कि किस विषय पे जाना है और कौन सा विषय दूसरे को सिखाना है। राम मोहन जी, तपस्वी और पुजारी के बीच का भेद तो कांग्रेस और राहुल गांधी मिटा चुके हैं। आपने इस बात को देखा होगा, और उनकी इस यात्रा में, उनकी इस तपस्या में, उनके इस यज्ञ में जो लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, वो इस बात जो तक है वो इस बात का प्रमाण है। ठीक है, लेकिन एक चीज में कपीश श्रीवास्तव जी आपको लेके आना चाहता हूं चर्चा में। क्या सबको स्वीकार है नीतीश कुमार? अभी तो इस चीज की कोई चर्चा ही नहीं। नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते नहीं। आप लोगों को एक नेता तो चुनना ही है, आप शुरू कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, ये यहाँ पर कोई अमेरिकन प्रेसिडेंशियल रूल चुनाव नहीं हो रहे हैं कि यहाँ पे चेहरा पहले से फिक्स होगा। हम ये पूछते हैं कि 2014 में आदरणीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे तो उनका चेहरा कौन सा था? भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, 2014 में तो मोदी के नाम पे लड़ा। कहाँ लड़ा? आपको अगर इस बात का भी ज्ञान और भान नहीं है तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। 2014 से पहले की जो बहस थी वो इसी बात को लेकर शुरू हो रही थी कि नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट किया बीजेपी ने। राम मोहन जी, फिर से आप अपना जरा रिमाइंड कर लें। नहीं, मुझे अच्छी तरह से रिमाइंड है। उस समय की बात मैंने तो हर एक इलेक्शन को बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस किया है, पढ़ा है, लिखा है, और उस बार तो यह भी कहा गया चुनाव से ठीक पहले, और विरोधियों ने कहा कि आडवाणी जी को साइडलाइन कर दिया। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं फिर कयास इस बात के भी कि सीटें उतनी आएंगी नहीं तो बीच में राजनाथ सिंह हो सकते हैं। मैं तो एनालिसिस याद दिला रहा हूं। मैं तो आपको भी एनालिसिस याद दिला रहा हूं। ये अगर आपको खारिज करना है तो कुछ नहीं कह सकता। स्वराज जी मना क्यों रही थी? ये राजनाथ सिंह जी मना क्यों रहे थे उनको? अगर प्रधानमंत्री का चेहरा पहले वो थे, कहां घोषित हुए थे? यूपीए की जब सेकंड की सरकार चली गई, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई बता दे मुझे। यहाँ इतने पैनलिस्ट बैठे, जफर इस्लाम साहब बीजेपी के हैं, लेकिन क्या ये वैसा दौर है कि आप लोग ये कहें कि सारे नेता अपनी अपनी तरफ से लड़ लेंगे और बाद में एक चुन लेंगे? देखिए, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ही इसी बात को कहता है कि यहाँ पे दो पार्टियों का चुनाव नहीं होता है। यहाँ विभिन्न पार्टियों की मान्यता है, सब पार्टियां लड़ेंगी और जो सांसद आते हैं वो मिल बैठ के तय करेंगे। अगर कहीं ऐसा रहता कि किसी एक पार्टी की बहुलता हो गई तो उसमें फिर दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत सीधी सी बात है कि सभी पार्टियां 2024 में सत्ता पक्ष को पदनसी हटाने के लिए पद से एक होंगी, मुद्दों के आधार पर एक होंगी। और जहां तक कांग्रेस प्रदीप कौशल जी को मैं लेके आता हूं चर्चा में। प्रदीप कौशल साहब, क्या बिना चेहरे के जनता जाती है? कम से कम एक पता तो होना चाहिए कि किसको वो प्रेजेंट करने वाले हैं।
कोई बात नहीं, अगर हो सकता है कि अगर राजनीतिक दल इतना बड़ा है कि राहुल गांधी बनेंगे कि उनकी जगह पे प्रियंका गांधी को प्रेजेंट कर देंगे आखिरी वक्त में, उससे मेरा ख्याल है कि उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम ये तो पता चले कि अम्ब्रेला है कौन। देखिए, एक तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं हमारे मित्र जो पैनल पे मौजूद हैं कि नरेंद्र मोदी भाजपा के घोषित प्रत्याशी थे प्रधानमंत्री पद के लिए। उनको लेकर के किसी भी तरह का संशय जो है ना उस समय था ना आज होना चाहिए। दूसरी बात रही कि कौन होगा। देखिए, पुराना इतिहास अगर हम पलट के देखें तो 4 उदाहरण हमारे सामने हैं। कांग्रेस के समर्थन से जो भी प्रधानमंत्री बना विपक्ष की तरफ से, उसका ज्यादा कार्यकाल नहीं चला। आप चौधरी चरण सिंह से शुरू कीजिए, 6 महीने में समर्थन वापस ले लिया गया। चंद्रशेखर जी को दिया गया, 6 महीने बाद वो समर्थन वापस ले लिया गया। आधार चाहे कोई भी दिया गया हो, तर्क चाहे कोई दिया गया हो। उसके बाद देवेगौड़ा जी, उनको 6 महीने के बाद 1 साल के बाद बदल दिया, और 1 साल के बाद इंद्र कुमार गुजराल जी से भी समर्थन वापस ले लिया गया। इसके ठीक विपरीत जो यूपीए बना वो पूरा कार्यकाल किया उसने अपना। दूसरा यूपीए गठबंधन जो था उसका कार्यकाल भी 5 साल का पूरा हुआ। तो कांग्रेस के नेतृत्व के बिना जो गैर भाजपा दलों का कोई भी गठबंधन अगर होगा तो मुझे लगता नहीं कांग्रेस की कोई रुचि उसको लंबा चलाने में होगी। अगर किसी कारणवश उनको स्वीकार करना पड़ा तब भी। तो कुल मिलाकर के अगर कोई ऐसा गठबंधन बनता है तो उसका नेतृत्व कांग्रेस छोड़ेगी, ऐसा लगता नहीं। बिल्कुल। और स्वाभाविक तौर पर अगर ये उम्मीद आरजेडी के नेता पाल रहे हैं, अगर ये उम्मीद की जा रही है कहीं ना कहीं कि नहीं नीतीश कुमार इसमें आगे चले जाएंगे या और कोई जो क्षेत्रीय दल है उसका नेता आगे चला जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाए। प्रदीप कौशल साहब, देखिए, ये जो पटना का घटनाक्रम है उसकी आड़ प्रधानमंत्री पद की लिए ली जा रही है, लेकिन जो आरजेडी को जल्दी है वो ये है कि नीतीश कुमार जी अपना स्थान रिक्त करें और आरजेडी के जो इस समय नेता हैं तेजस्वी यादव, वो मुख्यमंत्री के पद पर आए। तो आरजेडी को जल्दी उसकी है प्रधानमंत्री के पद की। आज के दिन तो कोई वैकेंसी ही नहीं है, चुनाव तो 1 बरस बाद होना है। बिल्कुल। तो एक और बिहार के एक और सीनियर लीडर इस वक्त हमारे साथ है, उनकी तरफ रुक कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बिहार के सीनियर लीडर बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और आज जो सवाल है वो 2024 के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरजेडी ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, आरजेडी की नेत्री एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार जो हैं वो जैसे राम ने रावण को हराया, जैसे कृष्ण ने कंस को हराया, वैसे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को हरा देंगे 2024 में। आप क्या कहेंगे? भाई देखिए, जहां तक नरेंद्र मोदी जी को हराने की बात है नीतीश कुमार की, तो 7 जन्म लेंगे नीतीश कुमार, तब नरेंद्र मोदी को वो समझ पाएंगे। 7 जन्म उनको लेना पड़ेगा। मैं जानता हूं नीतीश कुमार जी को, मैं 74 आंदोलन जेपी आंदोलन का सिपाही रहा हूं जी। मैंने लाठियां भी खाई है और मेरे पीठ पर आज भी गर्म सलाखे का दाग है जेल के अंदर का। मैं जानता हूं ये लोग क्या है। मैं जहां तक जानता हूं कि राजद ने पोस्टर लगाया है नीतीश कुमार को राम और कृष्ण और प्रधानमंत्री को रावण बनाने का, जो उन्होंने पोस्टर लगाया है दिल्ली पटना में, और किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं। मैं आज बैठा हूं किसानों पर अत्याचार, और आप जान सकते हैं कि जहां ये लोग अब गुंडे राज चला रहे हैं, उन्मादियों का राज हो गया बिहार, और ये भगवान तक को ये नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों पर ये उंगली उठा रहे हैं। कोई उनके मंत्रिमंडल के लोग कोई रामचरितमानस पर कूदे हुए हैं। रामचरितमानस को वो जिस प्रकार से उसकी टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अभी मैं लगातार बक्सर में जो कांड हुआ है, मैं 24 घंटे के मौन व्रत पर कल से आया था, मौन उपवास, और आज हमारे वहां गुंडों ने भी अटैक किया था। वहां पर कोई पुलिस प्रशासन नहीं, कोई गुंडा, पूरी तरह से गुंडे के राज को, जिसको कह सकते हैं, गुंडों पर छोड़ दिया है। अभी नीतीश कुमार जी बिहार के समाधान यात्रा पर निकले हैं, और यहाँ किसानों पर, माँ बहनों पर जितना अत्याचार हुआ, जिस माँ बहनों को हर उनकी जो चोट आई है, जिस प्रकार से
इवन कि उनके हर शरीर के हर अंग में चोट आई है, और किस प्रकार से बच्चियों को बेइज्जत किया गया है, छोटी लड़कियों को जी आप सब कल्पना नहीं कर सकते। मैं उसी दुख से कि क्या बिहार, ये बिहार चाणक्य का बिहार, चंद्रगुप्त का बिहार, ये बिहार गौतम बुद्ध का बिहार, ये बिहार महावीर का बिहार, ये बिहार अहिंसा का लोकनायक जयप्रकाश नारायण का बिहार, और आज बिहार के अंदर हिंसा हो रहा है। इस हिंसा को वो भी पुलिस गुंडा, वो भी सत्ता संपोषित, क्या ये कहना ठीक है? क्योंकि नीतीश कुमार को आप कह रहे हैं कि बिहार किस किस का है, लेकिन नीतीश कुमार को भी जो बढ़ाया या ये कहिए कि सफलता इतनी मिली, उसमें बीजेपी का भी योगदान है, क्योंकि आप लोगों ने साथ ही मिलकर सरकार चलाई, ज्यादा सीटें पाकर भी नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या उनमें ये काबिलियत है, या बिहार मॉडल में, नीतीश कुमार मॉडल में ये दम है कि 2024 में वो उसको देश में प्रेजेंट करें और जीत जाएं? नीतीश मॉडल फिसड्डी मॉडल है, और नीतीश मॉडल आज के डेट में, उस समय बीजेपी थी तो बीजेपी के कारण वो थे, उनके कारण बीजेपी नहीं थी, बीजेपी के कारण वो बने थे। लेकिन उन्होंने जो धोखेबाजी करके आज पलटू राम बन करके भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठ करके जंगल राज को परिणत कर दिया है। आज बिहार में माँ बहनी बाबा बेटियों का इज्जत नहीं बच रहा है। आज किसानों पर लाठियां चल रही है। आज 5 दिनों से आज तक उसको न्याय पुलिस के गुंडे भी मार रहे हैं, और अपराधी भी सड़क पर गुंडागर्दी कर रहा है। माँ बहनों को सर काटा जा रहा है, हाथ काटा जा रहा है, स्तन काटे जा रहे हैं। ये है जंगल राज बिहार का। आज का बिहार यही है। 12 करोड़ आज बिहारी शर्मसार हो गए। ये दुर्भाग्य है बिहार का। और आज पलटू राम जी चले हैं बिहार की यात्रा पर। कौन सा यात्रा? तो समाधान यात्रा। और किसानों का, तमाम छात्रों का, बेरोजगारों का कोई उन पर ध्यान नहीं। किसान मारे गए। आज आग लगा है बक्सर के अंदर तोता में, उपद्रवी तत्व। वो कौन थे उपद्रवी तत्व? पुलिस के गुंडों ने जाके वहां पीटा। 12 बजे रात में आतंकवादी घुसा था, आतंकवादी को पकड़ने गए थे। उसी सब दुख के कारण और उस प्रकार के जो घटना हिंसा की हुई है, उस हिंसा का अम्बेडकर जी के जय वो मूर्ति के नीचे मैं संकल्प लेकर के मौन उपवास पे बैठा था। और आज लेकिन क्या जी आपको लगता है कि ये जो स्ट्रेटजी है जो प्रेजेंट करने की, कि हमारे आरजेडी जो प्रेजेंट कर रही है कि हमारे जितने नेता हैं वो सब भगवान हैं और बीजेपी के लोग अहंकारी हैं, बीजेपी के लोग राक्षस की तरह हैं, ये जो प्रेजेंटेशन है क्या ये बिहार के लोगों को पसंद आएगा? देखिए, राम कौन है और राक्षस कौन है ये तो सब जानते हैं। ये तो रावण कहने वाले मोदी जी को, इनको तो चाहिए, ये राम को गाली दे रहे हैं, ये हिंदू सनातन को गाली दे रहे हैं, इनके मंत्रिमंडल के लोग सनातन धर्म रामचरितमानस को और उस प्रकार से वो गलत ग्रंथ बता रहे हैं, उस पर गलती टिप्पणी कर रहे हैं। ये लोग वही हैं, ये लोग दल को, ये लोग जनता को तोड़ने का काम और वोट बैंक की राजनीति इनकी है। हमारी देश की राजनीति है सर्वधर्म समभाव की राजनीति है। हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं और राजा जनता दल यूनाइटेड का जो विनाश है वो तय है। विपरीत कालीन जो होता है, विनाश कालीन विपरीत बुद्धि, ये नीतीश कुमार धृतराष्ट्र कुमार बन करके आज बिहार को पूरी तरह से इन्होंने छोड़ दिया है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। आप जहां बैठे, आप कह रहे हैं किसानों की समस्या है, पीड़ितों से आप मिलने के लिए वहां पहुंचे हैं, गुंडे आप कह रहे हैं अटैक कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल इससे इतर है। मैं चूंकि 2024 के संदर्भ में बात कर रहा हूं, आपको लगता है कि अगर नीतीश कुमार नहीं, जेडीयू नहीं, आरजेडी नहीं, तो कौन वो व्यक्ति है, कौन जो शख्स है जो नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ा हो सकता है? आज देखिए, आज के डेट में नरेंद्र मोदी भारत के मां बहनों के और संपूर्ण किसानों और तमाम लोगों के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी ही देश का सर्वोच्च नेता है और देश ने दुनिया आज उनको नेता मान रही। इसलिए यहाँ तो कोई वैकेंसी ही नहीं है प्रधानमंत्री का, नो वैकेंसी एट ऑल। ये दिवा स्वप्न देखना छोड़ दें विपक्ष, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो परिवारवाद वंशवाद वाले लोग जो हैं, ये परिवारवाद वंशवाद भ्रष्टाचारियों को देश कभी नहीं अपनाएगी। देश गरीब का बेटा नीतीश कुमार जो अपने को लेकिन वो तो दरअसल उस गणित के आधार पर चल रहे हैं जो उनका पुराना अनुभव रहा कि आरजेडी के साथ जब जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा तो उनका दोनों का मिलकर जो है वोट प्रतिशत बढ़ा, और वो कह रहे हैं कि अगर यही फॉर्मूला लागू रहा तो फिर हम लोकसभा में भी पटकनी दे देंगे।
भाई देखिए सारा समीकरण फेल होगा। बिहार में हम 35 सीटों पर जीत रहे हैं, 35 सीटों पर भाजपा जीत के जाएगी, 40 में 35 सीटों पर जीतेंगे और हम छक्का लगाएंगे, इनका दांत टूट जाएगा, इनकी हड्डी टूट जाएगी। जाति का समीकरण करके ये जातियों को बरगलाने का काम, जातियों को तोड़ने का काम, ये लोग रामायण और गीता महाभारत जलाने वाले लोग हैं ये लोग। और क्या लोग भ्रष्टाचार में राजद के नेता आज डूबे हुए हैं। आज भी लालू जी पर केस हुआ है, फिर दोबारा जमीन घोटाला से लेकर कितने घोटाले। ये घोटाले की सरकार देश नहीं चाहता है, न बिहार चाहती है। इसलिए ये पूरी तरह से तय है। ये रावण कौन है? ये रावण का रावण तो होगा, ये कंस और रावण की बात करने वाले, ये पूरी तरह से ये तारिका का वध इसी धरती पर, बक्सर आध्यात्मिक धरती है, यहीं से शुरू हुआ है। भगवान राम की एक कर्मभूमि है और इसका वध होगा। ये लोग ताड़का, सुबाहु और मारीच है और इसका वध राम के हाथों होगा। राम के यानी भगवान राम के आदर्शों के अनुरूप चलने वाले लोगों के हाथों होगा और इनका नाश होगा ये देश में। नरेंद्र मोदी। बिल्कुल अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो अश्विनी चौबे ये थे जो अपनी बात को विस्तार से रख रहे थे कि कैसे आगे चलकर बिहार में बीजेपी ही सभी सीटें जीतने वाली है। ये अश्विनी चौबे का दावा आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मेरा सवाल सुमन कुमार मलिक साहब आपसे है। अब तक रावण तक बात सीमित थी, लेकिन अब सुबाहु ताड़का पे भी बात आ गई है और बक्सर से वो कह रहे हैं शुरुआत हुई है। तो ये जो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। रामचरितमानस पे आपके मंत्री जी बयान देंगे तो बात दूर तलक जाएगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये राम और रावण का जो पोस्टर है कोई हमारा आधिकारिक पोस्टर नहीं है। नहीं, आपकी महासचिव की फोटोज में उनके द्वारा लगाया गया वो महिला मोर्चा की। लेकिन मैं आपको कहता हूं ना, ये एक प्रतीकात्मक चीज है, जो सोच है, जो हमारा पॉलिटिकल व्यू है, ये प्रदर्शित करता है हम किस तरह की राजनीति चाहते हैं, हम किस तरह का विकास लोगों के बीच में है। हमारा जो विकास है वो विकास जनहित का विकास है। हम किसी को दिवा स्वप्न नहीं दिखलाते हैं, किसी को 1.5 करोड़ नौकरी देने का दिवा स्वप्न नहीं दिखलाते हैं। मंत्री जी छात्रों को करते हैं, छात्रों को वो सिखाते हैं, वहां जाके सोचते हैं, वो आम लोगों के लिए सोचते हैं। मलिक साहब, हम बीजेपी की तरह या बीजेपी छात्रों को क्या सिखाना चाहिए शिक्षा मंत्री को? बड़े बड़ाई ना करे वाली बात हम नहीं करते हैं। नहीं, और जहां तक मैं ये कह नहीं रहा हूं कि आप बड़े बड़े बोल रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि हम सारी सीटें जीत लेंगे, देश के प्रधानमंत्री आप ही लोग बन जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं आपसे राम मोहन जी कि जो जिम्मेदारी है ये जनता चुनती है और जनता चुनती है हमारे काम पर, हमारे विकास पर और हमारी सत्यता पर। अगर ये आपको लगता है कि ये ठीक बात है तो फिर तो आप बीजेपी पे सवाल उठाते क्यों हैं? क्योंकि जनता ने तो उन्हें भी चुना है, जनता ने तो उन्हें भी चुना है। भारी सफलता से लोगों के विकास के लिए आगे आएगा और जनता चुन के भेजेगी। जनता चुन के भेजेगी, जनता नहीं अभी की सरकार को भी चुन के भेजा है जी। और विरोधी दल हमेशा यही कहते रहे कि नहीं साहब ये लोग अहंकारी हो गए और ये लोग सत्ता से जाएंगे। मेरा सवाल है कि क्या मुद्दों को डाइवर्ट करने से या जाति की राजनीति की दीवार खड़ी करने से या धर्म की राजनीति करने से कोई हल निकलने वाला है? सैयद जफर इस्लाम। देखिए, नीतीश कुमार जी की जो रणनीति है, अभी जब हमारे साथ थे तो बहुत सारी चीज वो नहीं कर पाते थे, इस तरह की चीजें जो आज समाज को बिखेरने का काम। हमारा जो नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका लिए प्रयास, तो वो नारे में वो कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाते थे, इसलिए कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते थे, पूरे समाज को। आरजेडी एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इसका इतिहास आपको मालूम है कि सिर्फ समाज को तोड़ के, बिखेर के, गुमराह करके, समाज को कहीं ना कहीं परेशान करके वो खुद को सत्ता में काबिज रखते हैं। इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी नीतीश कुमार की मानसिकता जो है उनसे ज्यादा मेल खाती है, इसलिए वो वहां चले गए। आज उनकी हालत ऐसी है कि न घर के रहे न घाट के, और इसलिए पलटू चाचा जो हमने तेजस्वी कुमार जी कहते हैं पलटू चाचा, वो उनकी हालत बहुत खराब है। अब उनके पास पलटने के लिए जगह भी नहीं बचा, इसलिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उनके लिए बराबर के लिए, सदा के लिए बंद कर दिए गए। अब उनकी जो ताकत राजनीति में आप लोग कहते हैं, ऐसा नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि अब जो हो गया वो नहीं होगा, लेकिन हुआ नहीं।
जी नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उनके लिए दरवाजा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का बंद है बराबर के लिए, इसलिए कि ऐसे लोग जो समाज में जनता भरोसा के लिए जनता भरोसा कैसे करे, ये जनता के ऊपर मैं छोड़ देता हूं। मैं इस पे कोई रिमार्क नहीं करूंगा कि भविष्य में क्या होगा या आप लोगों का दावा सही होगा, लेकिन राजीव रंजन जी, मैं कह रहा हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कह रहे हैं कि नीतीश नहीं, अभी हाल के लिए आपकी बात पे विश्वास कर लेता हूं, और अभी जो कह रहे थे राजीव कह रहा हूं, बस मैंने कुछ उस पे आपत्ति नहीं जताई ना। आप ये कहा कि मतलब जफर इस्लाम की बात कोई कमजोर बात है, नहीं मैं कह रहा हूं आप मजबूत व्यक्ति हैं और आपकी बात पे भरोसा है, लेकिन भविष्य को देखते हुए एक थोड़ी सी शंका मन में है, उसको दर्शकों के ऊपर मैं छोड़ देता हूं। बस राजीव रंजन साहब, भाई राजीव रंजन जी अभी कह रहे थे कि नहीं अहंकार, हमें क्या अहंकार है, ठीक है, हमने तो अपने एक्सपीरियंस को बताया, जवाब दे रहे हैं सर। राजीव रंजन आपको जवाब दे रहे हैं, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा। लोक जनता ठीक प्रदेश की जनता जानती है। जफर भाई अब मुझे बोल लेने दीजिए। बोलिए राजीव जी। अभी आपके दल को 40 मिनट का समय मिल चुका है। जी बोलिए राजीव जी। सुशील मोदी जी ने 15 मिनट और 15 मिनट इसके पहले अभी अश्विनी चौबे जी ने लिया, फिर आपका भी समय जोड़ दिया जाए तो इस शो में कितना समय हम लोगों को मिला हम लोगों को पता है। ठीक है, साथ और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुक्त कंठ से अश्विनी चौबे जी से आपने तमाम बिहार के नेताओं को जबरदस्त गालियां सुनवाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रावण की संस्कृति के कौन पुजारी हैं, ये बिल्कुल अश्विनी चौबे जी के दांत तोड़ने और ये शरीर तोड़ देने वाले बयानों के बाद कोई संशय नहीं होना चाहिए। जिन्हें ये गुमान है कि वैकेंसी वो तय करेंगे इस देश के प्रधानमंत्री पद का, इस तरह के लोग जिनके पास परिवार जाति के सिवाय कुछ नहीं है, वो देश चलाएंगे। ये होते कौन लोग हैं? इन लोगों की हालत ये होगी कि 40 में इन्होंने कहा 35 सीटें जीतेंगे, ये खुद अपनी सीट नहीं जीत पाएंगे और 10 सीटों से ज्यादा जीतने का मेरी चुनौती है, इसको लिख लीजिएगा। बिहार में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं आएंगी। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, जफर इस्लाम साहब ने भी नीतीश कुमार जी को पलटू राम कहा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से बड़ा पलटने वाली कोई पार्टी नहीं हो सकती है, जिसने गठबंधन के तमाम साथियों को बारी बारी से छला, ठगा और उन्हें बाहर करने का काम किया या ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि वो बाहर गए। इतिहास गवाह है, शिरोमणि अकाली दल शिवसेना से लेकर नीतीश कुमार हमारी वजह से मिली। नहीं एक मिनट जफर भाई, मैं बीच में नहीं बोल रहा। जफर भाई मैं बीच में नहीं बोल रहा। बैठ के आप आगे बढ़े, फिर आपके पास ये गलत बात है जफर भाई, ये समय कम है, गलत बात हो जाएगी। देखिए मैं बस इतना कहना चाहता हूं, शिबू सोरेन से लेकर बहन मायावती, नवीन पटनायक से लेकर इस देश में एक लंबी श्रृंखला है कि उन दलों के कंधे पर यह पार्टी उन राज्यों में पहुंची और उन्हें ही समेटने के अभियान में ये लग गए। बिहार में भी जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने के लिए इन्होंने सुपारी दी एक पॉलिटिकल पार्टी को, जिससे कि हमारी सीटें घटे, और उसके बाद बचे एमएलए को तोड़ने के लिए इन्होंने शिंदे मॉडल का इस्तेमाल बिहार में किया। ये कितने विश्वसनीय और भरोसेमंद हैं, इन्हें जब क्राइसिस में आएंगे, जब गठबंधन के साथियों की जरूरत होगी, एक आदमी इन्हें सत्ता में आने में मदद नहीं करेगा और इनका पतन अवश्यंभावी। अश्विनी चौबे जैसे लोग भाषाई हिंसा का प्रयोग जितना करे, जनता जवाब देगी चाबुक चलाकर। अच्छे से समझ में आता है ना राजीव भाई, आपको भी समझ में आता है ना कि ताकत कहां से मिलती थी। अभी मैं पलटू राम, मैं क्यों मेरी बात को आप बड़ा, अरे आप कौन होते हैं ताकत देने वाले? आप जो नहीं, आप ताकत देने वाले कौन होते हैं? ताकत जनता तेजस्वी जी ने कहा था पलटू चाचा भूल गए क्या? अरे मोदी जी के अलावा भी देश में कोई है जफर भाई? आपके इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेना भूल गए क्या? आज जनता का आशीर्वाद अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम क्यों नहीं लेते? आपको डर लगता है क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं? अटल जी के समय लगेगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता थे, सीमाओं को पहचाना था, वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने सीमाओं को पहचाना था पार्टी करती और वो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी लेकिन आप ये बताइए, अगर सहयोगी नहीं मिलेंगे तो इस देश में इस पार्टी का सत्ता तक पहुंचना असंभव है। किसी न किसी के कंधे पे चढ़ के चलते के लिए भारतीय जनता पार्टी को दलों से हाथ बताइए, क्या मुख्यमंत्री अपने बल पे बन सकते हैं? मिलकर आप बताइए, क्या मुख्यमंत्री अपने बल पे बन सकते हैं? उस सरकार के पतन के समय आपकी मदद की। आप कौन होते हैं? आप हमें क्या ताकत देंगे?
ताकत जनता देती है। 2010 में आपकी सीटें ज्यादा थी कि हमारी सीटें ज्यादा? अरे भाई आज किसकी ताकत से आप बड़े मुख्यमंत्री बने हुए? और आप नहीं, किसकी ताकत से मुख्यमंत्री बने हुए? 77 में क्या थे आप? 89 में क्या थे? देश की जनता को बता दीजिए 35 सीट लेके 35 सीट वक्त क्या है? 35 सीट आके मुख्यमंत्री पे सीट पे कब्जा करके बैठे हुए जनता के साथ आप कहीं ना कहीं विश्वासघात नहीं किया है? वही काम जनता के साथ विश्वासघात किया है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने बाद के दिनों में किया। और अमर बेलकार जानते हैं, नहीं राजीव रंजन बराबर दूसरों से पोषण लेते हैं। जब पोषण मिलना बंद हो जाएगा, मिट जाइएगा। आज धार्मिक असहिष्णुता से पोषण लीजिए, राम मंदिर के नाम पर लोगों को गुमराह कीजिए, कुछ हासिल नहीं होगा। 24 बेरोजगारी, महंगाई, धार्मिक असहिष्णुता, ठीक, इस देश की विरासत, इस देश की परंपराओं के नाम पर होगा। नहीं रंजन साहब, आपकी बात ठीक है, तार्किक है, लेकिन इसमें समस्या तब आ जाती है जब आपको सिलेक्टिव चीजें दिखाई और सुनाई देती हैं। 1.5 साल बचे हुए एक सेकंड, जफर इस्लाम साहब, जनता को दिख रहा है, ठीक है ठीक है, जनता का आशीर्वाद है, लेकिन जब सिलेक्टिव चीजें रंजन साहब सामने आ जाती हैं कि आपको कुछ चीजें दिखाई देती हैं और कुछ बयानों के विषय में आपको जानकारी भी नहीं होती, मुख्यमंत्री भी कहते हैं पता कर लेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, क्या तर्क पेश कर रहे हैं, उसके बारे में अनिभिज्ञता जाहिर कर देते हैं। के कुछ अंशों पर प्रकाश डाल दीजिए ना। राम मोहन शर्मा जी सब पर तो सवाल पूछ रहे हैं, अश्विनी शर्मा जी के पूरे संबोधन के कुछ अंशों पर आपकी कोई आपत्ति है या नहीं? दांत तोड़ देने और शरीर फोड़ देने वाली बात पर अगर आपकी आपत्ति है? अगर आपको मुहावरों में भी दिक्कत है तो मेरा ख्याल है कि आप फिर राजनीति में दूसरे मुहावरों में तो रावण मुहावरा हम छक्का मारेंगे और इनके दांत टूट जाएंगे। नहीं, अगर हम छक्का मारेंगे इनके दांत टूट जाएंगे, आपको लगता है कि बहुत हिंसक बयान है, तो आपकी सरकार एफआईआर दर्ज कर लीजिए उनके खिलाफ। डिबेट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर हम छक्का मारेंगे इनके दांत टूट जाएंगे, हड्डियां टूट जाएंगी। अगर आपको लग रहा है कि ये हिंसात्मक बयान है तो एफआईआर दर्ज कर लीजिए। ऐसे शीर्षक लगा करके लोग तो बोलते हैं, हिटलर बोलते हैं, रावण बोलते हैं। मेरी आप बात बताइए, उनकी भावनाएं ये बयान राम मोहन शर्मा ने तो नहीं दिया ना रंजन जी, मेरी बात आप सुनिए। ये बयान मंत्री जी ने दिया, और अगर आपको लगता है कि बिहार में बैठकर उन्होंने ये बयान दिया, टीवी पे बयान दिया, और आपको लगता है कि छक्का मारने से किसी की हड्डियां और दांत टूट जाएंगे, अगर आपको ये पॉलिटिकल कमेंट नहीं लगता, आपको ये हिंसक कमेंट लगता है, तो एफआईआर दर्ज कराइए, गिरफ्तार कर लीजिए उनको जाके। नहीं, भगवान राम थोड़े ही है वो। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस धरती पर एक इंसान ही है। मैंने भी तो वही कहा, अगर आपको पॉलिटिकल कमेंट, हिंसक कमेंट लगता है तो गिरफ्तार कीजिए। अब भगवान को थोड़ी गिरफ्तार कराऊंगा, इंसान है इसीलिए तो बोल रहा हूं। ये सरकार आपकी है। आप लेकिन कुछ नहीं कहेंगे। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मुझे लगा कि वो पॉलिटिकल कमेंट कर रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि वो हिंसक कमेंट है तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। बयान में कमियां ढूंढेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, आपके पैनल में जो लोग अभी समस्या इस बात की राजीव रंजन जी की मैंने आपको बीच में टोका नहीं। मंत्री जी के बयान पर देखिए, आपको ये आदत है कि आपको बयान में कोई टोके फिर आप उस पर रिस्पॉन्ड करें। मैंने आपको आपकी बात में नहीं टोका, आपकी बात को स्वीकार किया कि आप बात ठीक कह रहे हैं और तार्किक कह रहे हैं। अब आपको दिक्कत यह है कि अश्विनी चौबे क्या बोल के चले गए। मैं तार्किक ही बात करता हूं। अगर आपको लगता है कि वो हिंसक कमेंट है तो सरकार है आपकी। अगर आपको लगता है कि उससे हिंसा भड़क सकती है तो आपकी सरकार है, उठाइए एक्शन। स्टूडियो में तो आपकी अब मैं वही तो आपको समझा रहा हूं कि अगर कोई पॉलिटिकल कमेंट कहेगा कि मैं बॉल मारूंगा, छक्का मारूंगा, इनके दांत हड्डियां टूट जाएंगी, तो आपकी सरकार है। अभी समस्या ये है राजीव रंजन साहब कि आप दूसरों के शब्दों को भी और उसके बात करने की शैली को भी ये समझते हैं कि वो हिंसा फैला के चलेगा। अगर आपको लगता है इस लहजे में आपके पैनल में कोई आकर किसी को गालियां देकर चला जाए, जी, पलटू राम कहकर के चला जाए, अच्छा, बयान बदलने वाले को पलटू राम अगर तेजस्वी यादव कहे तो वो आपको स्वीकार है और आपकी बगल की कुर्सी पे बैठ सकते हैं, और दूसरा कोई व्यक्ति आए तो उस पर राम मोहन शर्मा ऐतराज जताएं। तो ज्ञाता थे, जो घटना हुई है उस घटना के विषय में कोई कह के चला जाए तो उस पर एंकर आपत्ति जताए आपकी तरफ से। रावण आपको गाली लगता है? नहीं, रावण का शब्द आपको गाली लगता है, इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, नहीं, अगर आपको नहीं लगता तो अपने नेता के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको यह उपाधि लगती है कि रावण उपाधि है, गाली नहीं है, तो अपने नेता के लिए इस्तेमाल कीजिए। नहीं, मैंने क्या कुछ तो उत्साही लोगों ने आपके नेता के लिए तो कह दिया है। तो समस्या इस बात की है कि आप किस विषय पर बात करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा इस पे आगे बढ़ता हूं। कुंतल कृष्ण जी, क्या है ये आप सोचिए ना। कुंतल कृष्ण जी, नहीं, मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने उनकी बात भी सुन ली। जो व्यक्ति जो बात कह के जाता है वो उसका जिम्मेदार है, चैनल उसका जिम्मेदार नहीं है। सर, आपने जो बात कही उसके जिम्मेदार आप हैं।
और जो मंत्री जी कह के गए उनके उनकी उनकी वक्तव्य के जिम्मेदार वो है। जफर इस्लाम साहब अपनी बात के जिम्मेदार हैं। अगर सारी जिम्मेदारियां मैं ले लूंगा तो कितनी जिम्मेदारियां मेरे हिस्से हो जाएंगी। हो गया, ठीक है, ठीक है। अब कुंतल कृष्ण जी के पास में चलता हूं। कुंतल कृष्ण जी, कहां तो चर्चा यह हो रही है कि 24 में चेहरा कौन होगा। एक सेकंड रंजन साहब, प्लीज प्लीज सर। कुंतल कृष्ण जी, कहां तो चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि 24 में चेहरा कौन होना चाहिए, कौन होगा, लेकिन दूसरी तरफ रंजन साहब की चिंता यह है कि बीजेपी को भविष्य में कोई सहयोगी नहीं मिलेगा, जबकि ऑलरेडी बीजेपी दोनों बार अपने दम पे सरकार बना रही है, बनाती आई दोनों बार। तो क्या इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि हम इतने सशक्त हो जाएंगे और अकेले सरकार बनाएंगे, क्योंकि प्रतिद्वंदी आपको मजबूत हराना है। कुंतल कृष्ण साहब। राम मोहन जी, मैं आपके दोनों जो आपने मुझसे सवाल पूछे हैं, मैं दोनों सवालों का जवाब दूंगा, बट 30 सेकंड मैं आपसे चाहता हूं। उससे पहले अभी हम लोग बिहार कोटे से मंत्री अश्विनी चौबे जी का वक्तव्य सुन रहे थे। उनका व्यक्तिगत वक्तव्य ही है, इस बात को मैं मानता हूं, पर जिस तरीके से उन्होंने प्रोपेगेंडिस्ट बात करी और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में जिस तरीके से उन्होंने बिना सिर पैर के एक यूटोपियन बात कह दी, तो मैं इस बात की भर्त्सना करता हूं और जफर इस्लाम साहब के मार्फत उन्हें ये संदेश देना चाहता हूं, बड़े पोलाइट वे में मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि शायद उनकी उम्र हो गई है, अब उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। बिहार की इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से बदनामी न किया करे। बिहार हम सबका है और बिहार में हालात ऐसे नहीं है। चलिए अब मैं आपकी बात पे आता हूं, चर्चा पे आता हूं। देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, बहुत सारे राष्ट्रीय फलक के नेताओं ने भी इस बात को कह दिया है कि 2024 की लड़ाई में अगर विपक्ष कांग्रेस के तले एकजुट नहीं होगा तो लड़ाई मुश्किल हो। बड़े सीधे तौर पे मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के अम्ब्रेला के तले, कांग्रेस की छतरी के तले विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। माने आप ये छोटे दलों को संदेश स्पष्ट रूप से दे रहे हैं। बिल्कुल, नेतृत्व कांग्रेस ही करेगी, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक अगर कोई पार्टी, कोई भी संगठन अगर इस विचारधारा, संघ और भाजपा की विचारधारा से लड़ सकता है तो वो कांग्रेस ही है। और हमारे सभी साथियों को इस बात का आभास भी है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इस बात का आभास और ज्यादा हो जाएगा। अब आपकी दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, तो इस बात में कहीं कोई संशय नहीं है, ये तो एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सहयोगियों को समय समय पे धोखा दिया है। लंबी फेयर लिस्ट है। और अभी जो लेटेस्ट हुआ बिहार में, क्या हुआ बिहार में, जनता दल यूनाइटेड ने जब इनका साथ छोड़ा तो बड़े स्पष्ट तौर पे जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने इस बात को कहा और इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, कोई छुपा छुपाई नहीं है। नहीं, कुंतल कृष्ण जी, एक विनम्रता के साथ आपसे सवाल पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से उन्हें धोखा दे रही थी। बीजेपी अपने सहयोगियों को धोखा दे रही थी और क्या कांग्रेस पार्टी ने अपनों को ही धोखा नहीं दिया? क्योंकि एनसीपी कैसे बनी, ममता बनर्जी जी कैसे टीएमसी में उन्होंने बना ली, कई उदाहरण है इसके। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस अपनों को चीट कर रही थी, बीजेपी अपने सहयोगियों को चीट कर रही है? राम मोहन जी, मैं ये बात नहीं कहूंगा। देखिए, चीट करना और वैचारिक मतभेद में अंतर होता है राम मोहन जी। नहीं, वैचारिक मतभेद की बात कहां है? मजबूरी में पार्टी कोई बनाए, आपस में वैचारिक मतभेद, इतना बड़ा अम्ब्रेला छोड़कर कोई जाए, कोई चाहता है क्या सर? जी, इतना बड़ा कोई अम्ब्रेला जिस छतरी के नीचे आपने कहा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जिसकी छाया है, उसको छोड़कर जाना कौन चाहता है? लेकिन कहीं तो धोखेबाजी हुई उनके साथ। राम मोहन जी, वैचारिक मतभेद में और अपने किसी सहयोग के राजनीतिक रूप से उसको खत्म कर देने की साजिश में अंतर होता है जी। कांग्रेस ने पास्ट में कुछ, भूतकाल में कुछ गलतियां की होंगी, ठीक है, हम इस बात को मानते हैं। अगर हम गलती नहीं करते तो शायद दूसरा कोई भी पनप ही नहीं पाता, पर अब हम उन चीजों से सीख करके उभर चुके हैं और आज की स्थिति में कांग्रेस ही विपक्ष के लिए अम्ब्रेला है। ठीक है, जफर इस्लाम साहब आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जफर, मेरे एक सवाल है। जी जी, देखिए, पहले तो कुंतल कुमार जी ने मुझे सुझाव दिया कि मैं राजनीति छोड़ दूं, पता नहीं आपको नहीं, उनको क्या ऐसा लगा। अश्विनी जी को दिया, अश्विनी जी को दिया, जफर भाई आपको नहीं, आपके मार्फत संदेश, सलाह तो सबकी जाती रहने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जफर साहब, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं इसी मंच पे, इस पे प्रोग्राम में कुंतल कुमार जी की जो भावना है और जो उन्होंने कहा है, मैं जेडीयू के जो राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन जी हैं
और आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं, दोनों से ये आप पूछ लीजिए, क्या वो कांग्रेस के जो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर रह के, अम्ब्रेला के अंदर रह के उनसे दब के राजनीति करेंगे तभी उनका जो है आगे 2024 में कोई चांस है? तो क्या वो मानते हैं कि राहुल गांधी उर्फ सद्दाम हुसैन के वो तस्लीम करते हैं अपना लीडर? जरा पूछ लीजिए जफर इस्लाम साहब कि राहुल गांधी और ये जो उर्फ वाला है, तस्लीम करते एक जो उर्फ वाला है, जरा पूछ लीजिए। नहीं, आप अपने देश के नेता के संदर्भ में बात कर रहे हैं ना जफर इस्लाम साहब? आप अपने देश के नेता के संदर्भ में बात कर रहे हैं? अरे भाई नहीं, आप ये बताइए, राहुल गांधी पहले बोला ना, राहुल गांधी जी उर्फ कैसे? वो उसको उनको देख कैसे ही लगता है कि आपको लगता है तो आप देखिए, ये क्या ठीक रिमार्क है? जब जेल में इसी पे तो चर्चा की मैंने शुरुआत की, बेल में है, इतना फर्क है, वो जेल में थे, ये बेल पे है। नहीं, इसी पे तो मैंने चर्चा की शुरुआत की थी, और ये बेल पे। क्या ये राम रावण की तुलना, कंस की तुलना, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की तुलना इस पैटर्न पे करना ठीक है? अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो फिर आप जो कर रहे हैं वो बेहतर है क्या? नहीं, आज अगर पोल करवा दीजिए तो सब लोग कहेंगे कि जो सद्दाम हुसैन जेल में ऐसे ही लगते थे और राहुल गांधी जी बेल पे। किससे मिल रहा है वो कहना, और एक पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता हो कि आपका ये कहना कि वो ये छोड़िए, इसका मतलब उसको छोड़ दीजिए, वो उतना बड़ा इशू नहीं है। इशू जो है, जो उन्होंने कहा कि हमारे अम्ब्रेला के नीचे, मतलब हमारी लीडरशिप के अंदर उनको लड़ना पड़ेगा या उनके साथ आना पड़ेगा। मैं इस पे सवाल देता राजीव रंजन साहब, ये जो कांग्रेस के गांधी जी की लीडरशिप इनको मंजूर है? ये क्या कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि नहीं, अम्ब्रेला के नीचे आना पड़ेगा तभी आपका हल निकलेगा? क्या ये आपको स्वीकार है? देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कांग्रेस के बगैर किसी भी अलायंस के भविष्य को लेकर बहुत भरोसा पैदा करना आसान नहीं होगा। और नीतीश कुमार जी ने तो ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर सभी दलों की सहमति बनती है और राहुल जी का नाम आता है तो उन्हें तो कोई एतराज नहीं है। इसलिए हमारे दल की ओर से विपक्षी एका के मार्ग में नेतृत्व के सवाल पर कहीं कोई बाधा नहीं है। अब ये बाकी दलों के साथ भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब बातचीत होगी, सभी दलों के साथ सहमति बनती है, हमारे दल की ओर से राहुल गांधी जी के नाम पर एतराज नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और बात इतनी है कि जो जिसका उम्मीदवार है उसका नाम ताल ठोक के लीजिए और अपने उम्मीदवार के साथ जाइए भी, लेकिन जरूरत इस बात की है कि भाषा की मर्यादा, चाहे वो पोस्टर में हो चाहे आपके कहन में हो, वो झलकती रहनी चाहिए, तभी तो लोकतंत्र में आप एक स्वस्थ चुनाव लड़ सकते हैं।